फैराडे लॉ है, हम लोग पढ़ने आज का चैप्टर क्या है हमारा, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इस प्रमेय पर कितने सवाल आते हैं हमको बताने की आवश्यकता नहीं है। सही है, जो यूथ की बुक देखा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा है, उसको पता होगा कि हर पेपर में 2 सवाल पक्के रहते हैं, कोई भी एग्जाम, कोई भी बोर्ड एग्जाम ले रहा हो। ठीक है, तो कितना इंपॉर्टेंट है बताने की जरूरत नहीं है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत। ठीक है, इसमें कितने लॉ थे, 2 लॉ थे। पहला लॉ ये कहता था, बकैती किया है, जो दूसरा लॉ परिमाण दिया है ना, उसी का पहला लॉ बस क्या किया, बकैती करके चला गया। ठीक है, वो बकैती क्या किया गया था कि उन्होंने कहा था कि सर किसी चुंबकीय फ्लक्स में अगर बंद परिपथ वाला चालक घुमाया जाए या फिर चालक स्थिर रखकर फ्लक्स को परिवर्तित किया जाए, तो उस चालक में क्या होगा, एक वैद्युत ईएमएफ इंड्यूस होगा या उत्पन्न होगा। ठीक है, ये क्या थी, पहली शर्त थी, मतलब पहला नियम था कि या तो फ्लक्स को तुम गति रखे, या तो तुम फ्लक्स को परिवर्तित करो, चालक को स्थिर रखो, या तो फ्लक्स को स्थिर रख के चालक को गति बनाओ। यानी फ्लक्स और चालक के बीच में कहीं न कहीं सापेक्ष गति होनी चाहिए, तभी क्या होगा, ईएमएफ बनेगा। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, इंड्यूस ईएमएफ बोलते हैं। और यही क्या था, हमारा पहला नियम था। ठीक है, यानी चालक, और चालक क्या था, बंद परिपथ होना चाहिए, खुला परिपथ नहीं। चालक तथा फ्लक्स के बीच सापेक्ष गति होने के कारण एक ईएमएफ उत्पन्न होता है किसमें, चालक में, जिसे इंड्यूस ईएमएफ कहते हैं, इंड्यूस ईएमएफ कहते हैं। ठीक है, मगर हम लोग इंडियन की आदत उंगली करेंगे जरूर। चलो ये हो रहा है, कोई हमसे कुछ काम ही नहीं था, तुम हमको बताओ वो परिमाण कितना होगा, जो ईएमएफ बन रहा है वो परिमाण कितना होगा। तो उसको निकालने के लिए सूत्र दिया गया, जिसको क्या बोले थे, dt दिया गया था। ठीक है, अच्छा, इसलिए इसको हटाने के लिए एक नियतांक लगाया गया था, जो नियतांक क्या निकल के आया, n क्या है, n है क्या, आपने बताया नियतांक है अपनी चालकों की संख्या। हाँ, ठीक है, जो नियत लगा, एक बार ले लिए चालक की संख्या तो वो फिक्स हो गया ना। एक बार मोटर की बाइंडिंग बांध दी है तो फिक्स हो गया ना, तो 6 कॉइल का बांध दिए कि बार बार बदलेंगे, 5 मिनट बाद एक कर दे, 5 मिनट बाद वो कर दे, नहीं, एक बार मोटर बंद गया तो बंद गया। तो ये नियतांक हो गया हमारा। ठीक है, अच्छा, अब ये फैराडे में तो चला है, तो चला की सपाटी में कुछ करेंगे, इसमें अपना कुछ असर डालेंगे। तो फैराडे के चेला कौन थे, लेंज, जिनका पूरा नाम है एमिल लेंज, पूरा नाम एमिल लेंज है। तो उन्होंने क्या किया, इस ई में क्या किया, एक एक्स्ट्रा एन जोड़ दिए, कुछ अलग करते हैं, ये एन माइनस जोड़ दिए। और ये जो माइनस एन है वो किसको दिखाता है, लेंज लॉ को दिखाता है। तो इस लेंज लॉ क्या नाम है, लेंज लॉ। और ये लेंज लॉ केवल यही कहता है कि सर आप जितने उत्पन्न हुए हैं आप ही का विरोध करेंगे। यानी अगर आप फ्लक्स परिवर्तन के कारण उत्पन्न हुए हैं तो आपके फ्लक्स के परिवर्तन का ही विरोध करेंगे। कौन, लेंज लॉ। ठीक है, ये क्वेश्चन ये पूछता है कि बताओ कि जो लेंज लॉ है किस संरक्षण पे काम करता है, तो सर ये हमारा ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यदि लेंज लॉ क्या होता है, तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। समझ में आया, सही है, हो गया।
अब इसको हटाते हैं। आइए समझ में आएगा कि स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लेना अपना आराम से, ठीक है। अब देखो इसमें दो केस बन रहा है। अब वो दो केस क्या है तुम आसानी समझोगे, समझ में आ जाएगा। चलो देखना, इसको हटा देते हैं। हाँ। लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लेकिन अब जो करना होता है उसको अगर देखिए मान लीजिए कि कैंडी एंड पर समानपद भाई dt फाइन dt तो चार दे दिया ऑप्शन बोला कि ले दिला आपको चाहे तो बस माइनस लग रहा है वही नाम टच करेंगे ना। हो गया। हाँ। चलिए अच्छा ये बताया, अभी हम इसमें दो चीज बताए थे आपको। हमको भी आप क्लियर करने के लिए क्या बताए थे? हाँ हम ये बताए थे कि या तो चालक को स्थिर रखो, फ्लक्स को गति फ्लक्स में परिवर्तन करो, यही बोले है ना। हाँ। हम क्या बोले, फ्लक्स और चालक के बीच में सापेक्ष गति होनी चाहिए। तो सापेक्ष गति कैसे हो सकती है कि फ्लक्स को क्या करें, परिवर्तित करें तथा चालक को स्थिर रखें। हाँ हाँ सही है। इसका जो सूत्र अब या फिर फ्लक्स को स्थिर रखें तथा चालक को कोई दिक्कत है? सापेक्ष गति देखिए दोनों में हो रहा है। या तो हो सकता है कि हवा चल रही हो, हम रुके हों, तभी तो सापेक्ष गति कुछ ना कुछ आएगी। या फिर हवा न चल रही हो, हम चल रहे हो, तब भी हवा लगती है ना। कभी कभी क्या होता है, हवा चल रही है, आप खड़े रहिए तब भी लगता है कि बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही है। कभी होता है कि यार हवा तो नहीं चल रही है मगर आप बाइक पे चलते तो लगती है कि यार हवा चल रहा है, ठीक है। वो दोनों कहानी हो गई। तो जब फ्लक्स परिवर्तित हो जाए, जब फ्लक्स के मान को हम परिवर्तित करते हैं और चालक स्थिर रखते हैं, तो क्या कोई भी गतिशील भाग है उस युक्ति में? नहीं है। इसको बोलते हैं स्टैटिक। स्टैटिक मतलब स्थिर। और इस अब क्या इसमें इंड्यूस ईएमएफ नहीं होगा? होगा ना, क्योंकि हमको इनडायरेक्टली बस यही मतलब है कि चालक के साथ फ्लक्स कटना चाहिए और समय के साथ परिवर्तित होना चाहिए। अब वो कैसे कटा हमको नहीं पता। सेब चाकू पे कटे या चाकू सेब पे कटेगा सेब ही, यानी फाइनल रिजल्ट क्या है, सेब कटने का। उसी तरह हमको चालक के साथ फ्लक्स को परिवर्तित कराना है, वो चाहे जैसे कराए। तो एक बार क्या किए, हम चालक स्थिर रखें, फ्लक्स को परिवर्तित कराए, तो इसकी भी क्या होगा, ईएमएफ बनेगा ही बनेगा। और उस ईएमएफ को कहते हैं स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ। कैसे कोई काम करेंगे ना। हाँ स्टैटिक वाला। अब देखिए फ्लक्स को स्थिर रख दिए मगर चालक को गति रख दिए, तो क्या युक्ति में कोई गतिशील भाग आ गया? आ गया, क्योंकि उसका चालक घूम रहा है, यानी रोटेशन हो रहा है, मोटर चल रहा है, जनरेटर चल रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, डायनेमिक इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ। सही पता है इसको, ये सब भूमिका क्यों बांध रहे हैं, क्योंकि क्या आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारा। अच्छा, तो डायनेमिक स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ जो था, इसका ईएमएफ निकालने का परिमाण कैसे पता चलेगा? ईएमएफ का परिमाण चाहिए हमको ना, इसकी ईएमएफ के परिमाण के लिए हम यही वाला फॉर्मूला लगाते हैं, d/i। सही है। स्टैटिक वाले का यही परिमाण निकालता है और डायनेमिक वाले का कौन निकालता है? E बराबर BLV sin थीटा, जहाँ पे B क्या है, फ्लक्स घनत्व है, L क्या है हमारा, BLV है, L क्या है हमारा, चालक की लंबाई है, B क्या है, हाँ अभी सही बोले हैं, वेग है, ठीक है, और ये sin थीटा है। समझ में आया? अब देखिए ये यूपी पिछले क्वेश्चन जो गलत किए हैं लोग, उसने पूछा ये था ना कि ये बताओ कि ईएमएफ की दिशा कैसे ज्ञात की जाती है। हम आपसे नॉर्मल पूछ रहे हैं कि बताओ कि अच्छा ईएमएफ की दिशा कैसे ज्ञात की जाती है, तो बहुत लोग बोलेंगे सर ये फ्लेमिंग के राइट हैंड नियम का प्रयोग करके, फ्लेमिंग के राइट हैंड नियम का प्रयोग करके, मगर ये गलत है। फ्लेमिंग के राइट हैंड का नियम कहाँ प्रयोग होता है?
जनरेटर में प्रयोग होता है। और जनरेटर में हमेशा क्या होती है, गतिशील, हाँ गतिशील इंड्यूस ईएमएफ होती है। मगर हम नॉर्मली आपसे पूछें कि ईएमएफ कैसे बनता है, तो स्टैटिक जो ईएमएफ होता है वो लेंज लॉ के द्वारा पता किया जाता है। इसको लिख लीजिएगा, इसमें दिशा लिखना क्या था, लिखा हुआ है, इसमें दिशा लेंज लॉ से ज्ञात करते हैं, लेंज लॉ से ज्ञात करते हैं। और इसमें जो होता है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से ज्ञात करते हैं, ठीक है, डायनेमिक वाले में। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो पूछा जाता है, इसलिए लिखा दिया गया। सही है। यानी अगर मान लीजिए स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ का किससे ज्ञात किया जाता है, लेंज लॉ से। लेंज लॉ से ना। उसके बाद एक और डायनेमिक बोले, जनरेटर बोले तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का प्रयोग होता है। हाँ, बढ़िया चल रहा, समझ में आ रहा है ना। हाँ, कुछ और अब कुछ नई चीजें भी सीख रहे होंगे, पुराने तो सीख रहे, नए में कुछ आ रहा होगा, क्योंकि अब पुराना आपको पढ़ना ही, पुराना तो सराएगा, नया चीज सीखते हैं। उसको रिवीजन करना इधर। हाँ जो एक दूसरा था पहला का बारे में लेंज लॉ नियम का कोई एक सवाल लगा दीजिए इस पे लेंज लॉ को, ये जो पहला स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ अपने हिसाब से छोटा सा एक जनरेटर की डी का मान 4 टेस्ला है, क्या कहते हैं, चालक की लंबाई 4 मीटर है, वेग जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, तथा चालक फ्लक्स के लंबवत है, लंबवत है। तो ई का मान ज्ञात करें, क्या होगा। ई बराबर बी है साइन थीटा बोला हाँ। है, जी का मान लिखिए, डी का मान 4 लिखते हैं, एल का मान कितना है, लंबाई 4 मीटर है, क्या लिखा है? वेग कितना है 10 मीटर पर सेकेंड है, और साइन थीटा, साइन लंबवत मतलब 90 होता है ना, हाँ। तो साइन 90 का मान कितना होता है, एक, एक होता है। कितना हो गया, चल के बोलो, 160 वोल्ट आ गया हमारा, हाँ 160 वोल्ट का। बस निकल गया ये वोल्ट क्या। लेकिन दूसरा का निकले है ना, पहला का लेंज लॉ की स्टैटिक इंड्यूस्ड नियमों के लगे निकले स्टैटिक वाला। वो तो यहाँ पर है ना, सही है, तो ये कहानी हो जाएगा। अब एक होता है एम्पियर्स लॉ, पूछता है कि एम्पियर्स लॉ क्या होता है, एम्पियर्स लॉ क्या होता है, क्या होता है एम्पियर्स लॉ। ये वैसा जो कर होगा वो नियम है यार, नहीं कार इसको नियम होता है, जब कर इसको घुमाते हैं ऐसे ऐसे, कोई धारा वाही चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चालक और एक बल का अनुभव होता है। हाँ, यानी जो चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, उसमें देखिए कहानी को समझिएगा। जैसे एक चुंबक क्षेत्र है, ठीक है, इसमें एक चालक रख दिए, जिसमें क्या हो रही है, आकर्षण विकर्षण दोनों होगा। धारा प्रवाह हो रही है। तो होगा क्या ना, अब इस चालक में क्या होगा, अब ये तो एक फ्लक्स है ही, अब ये चालक में अगर धारा प्रवाह हो रही है तो क्या धारा प्रवाह के कारण खुद का एक फ्लक्स नहीं बनेगा, हाँ बन जाएगा। बनेगा ना। यानी इस चालक का भी क्या होगा, एक खुद का फ्लक्स बनेगा, ठीक है। अच्छा, इसका फ्लक्स और इस चुंबकीय फ्लक्स का आपस में कुछ प्रतिक्रिया होगी, उस प्रतिक्रिया के कारण क्या होता है, इस चालक पर क्या होता है, एक बल का अनुभव होता है, जिसे क्या बोलते हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है। कोई दिक्कत है। और ये क्या है, बायो-सेवर्ट लॉ का सुधरा रूप है, किसका है, हाँ क्या लिखिएगा, बायो-सेवर्ट लॉ का सुधरा रूप है, सही है। चलो इतना हो गया। अब आपको बताए हैं कि लीकेज कोएफिशिएंट क्या होता है, फ्लक्स लीकेज कोएफिशिएंट क्या होता है, ये बड़ा 5000 में सर फ्लक्स लीकेज फैक्टर, पर लीकेज फैक्टर बताएं आपको क्या होता है, क्या, जो मतलब कि व्यर्थ हो जाता है ना। हाँ लीकेज मतलब व्यर्थ ही होना होता है। देखिए आगे, लीकेज फैक्टर का मान 1 से ज्यादा कि कम, कब होगा ना सर, ये फैक्टर में हमेशा कम होना चाहिए। ज्यादा होता है, कॉर्नर की तरफ समझ जाएंगे। पहले तो फ्लक्स लीकेज फैक्टर को
ये पीछे क्या में पूछा गया क्वेश्चन है मेंटेनेंस में, फ्लक्स लीकेज फैक्टर को लैम्डा से दिखाते हैं, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल फ्लक्स बटे आपको ये बताइए, यहाँ से 100 फ्लक्स निकला था, काम वाली जगह पर कितना पहुंचा, 80 फ्लक्स ही पहुंचा, 6 कितने का हुआ, तो टोटल फ्लक्स हमारा कितना है, उपयोग वाला फ्लक्स कितना है, कितना है, 1 से ज्यादा कि कम, यानी सर यहाँ पे लैम्डा का मान क्या हो गया, सही है, 1 से ज्यादा हो गया, सही है ना। चलिए कोई दिक्कत है, हम सोचते सही है कि हमारे की 100 फ्लक्स दे रहा है, अगर बेसिक कर जाएगा तो कैसे करेगा, ये उठाने को चलेगा, ये फॉर्मूला ये होता है ना, टोटल बटे यूज होता है। चलिए सेल्फ इंडक्टेंस तो पता है, अब बात करते हैं L बराबर पता है ना, L बराबर d∅dt। अब बात करते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसमें ज्यादा डाउट होता है, म्यूचुअल इंडक्शन यानी उन्नयन प्रेरण क्या होता है, सही है। म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल MU इसको क्या बोलते हैं, उन्नयन प्रेरण, नॉर्मल लिखने समझिएगा। चलिए हमको पता है क्या होता है ट्रांसफार्मर में, इसमें धारा बहती है इस कॉइल में, तो धारा बहने के बाद इस कॉइल में क्या होता है, फ्लक्स बनता है, फ्लक्स बनेगा ही बनेगा, तो कॉइल के द्वारा क्या होता है, फ्लक्स बनता है। अब ये जो फ्लक्स बना है हमारा, ये फ्लक्स क्या होगा, ऐसे निकलेगा, इसमें से फ्लक्स निकला, फ्लक्स निकलने क्या होगा, कुछ दूर तक जाएगा ना, और ये फ्लक्स क्या किया, इस वाले कॉइल के साथ क्या हुआ, लिंक करता है, इस वाले कॉइल के साथ लिंक करेगा, और जब भी वाले कॉइल के साथ लिंक करेगा तो हमको पता है कि अगर धारा से फ्लक्स बन सकता है तो फ्लक्स से धारा ही बन सकता है। तो जब ये इस वाले कॉइल को फ्लक्स मिल गया तो क्या इसमें धारा नहीं प्रवाह होने लगेगी, और बोलते हैं कि सेकेंडरी में धारा बनने लगा, क्योंकि सेकेंडरी में कोई सप्लाई भी नहीं दिए थे और कोई कनेक्शन भी नहीं था, तब भी धारा बहती है। तो वो उसी के कारण कि ये जो फ्लक्स है, जो प्राइमरी का फ्लक्स है, वो क्या होता है, सेकेंडरी छोड़ के आता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं उन्नयन। और इसी उन्नयन के कारण क्या हुआ है, एक इंडक्शन हुआ है, एक इंडक्शन हुआ है, जिसके कारण क्या हुई है, हमारी ईएमएफ बनी है किसमें, सेकेंडरी में, इसलिए बोलते हैं म्यूचुअल, बोलते हैं ट्रांसफार्मर म्यूचुअल प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है, उन्नयन प्रेरण सिद्धांत पे काम करता है। क्यों कहते हैं, इसीलिए कहते हैं कि जो प्राइमरी की वाइंडिंग के जो फ्लक्स होते हैं वो सेकेंडरी में जाके लिंक करते हैं, जिसके कारण सेकेंडरी में क्या होती है, धारा या वोल्टेज बनता है। कोई दिक्कत है नहीं है, इसी को क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं, सही है। जैसे L बराबर होता है N∅ I होता है, सही है, उसी तरह कुछ नहीं होता है, L की जगह M लिख देते हैं, म्यूचुअल फ्लक्स। और देखिए म्यूचुअल में कितने वाइंडिंग कवर किया गया है, म्यूचुअल में कितने वाइंडिंग को कवर किया गया है, एक तो खुद को तो कर ही रहा है, दूसरे वाले को भी कर रहा है, सही है। तो अगर प्राइमरी वाइंडिंग में ईएमएफ निकालना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा N1 ∅ I1, कि प्राइमरी धारा बन रहा है तो I1 I2 लिख देते हैं ना, I1। और अगर यानी M2 में निकालना है, यानी सेकेंडरी वाइंडिंग में निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, N2 नहीं, फाई नियत रहता है, फाई नहीं बदलता है फ्लक्स। आपको एक चीज लिखवाए थे कि ट्रांसफार्मर में फ्रीक्वेंसी, पावर और फ्लक्स तीन चीज कभी नहीं बदलती है। हाँ, आभासी पावर नहीं बदलती है, करंट पावर, ठीक है, सही है। ये दोनों क्या है हमारे म्यूचुअल इंडक्टेंस के फॉर्मूला है। अच्छा,
अगर लिखना चाहे तो लिख भी देते हैं। अगर ये फाइबर है मतलब यहाँ पे 100 फ्लक्स निकला है तो जरूरी है यहाँ पे 100 फ्लक्स या 80 फ्लक्स भी आ सकता है। ठीक है, कुछ लिखे होगा यहाँ पे फाइबर लिख देते हैं और यहाँ पे 30 लिख देते हैं। सही है, क्या हुआ काट दें। पहले लिखवाया था तो बोले कि नहीं होता है तो मैं काट कर कुछ। अच्छा देखो हम ट्रांसफार्मर के कॉन्टेक्ट में बोले थे ना, ट्रांसफार्मर एग्जाम्पल लिए कि ट्रांसफार्मर में नियत रहता है, कोई दिक्कत है। अब देखिए बात यहाँ पे ये फटी क्या तो सर यहाँ पे 100 थे, यहाँ पे 80 गया है तो कितने का लीकेज हुआ है, ये का हुआ। तो कितने का इस पे लिंक हो रहा है या लिंक नहीं हो रहा है वो किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है, उसको बोलते हैं युग्मन का कोएफिशिएंट यानी युग्मन गुणांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, युग्मन गुणांक बोलते हैं कि कितना लिंक होगा कितना लिंक नहीं होगा, उसी को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। बताए हैं, इसी को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। सही है, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग होगा क्या? कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग ये होता है कि प्राइमरी सर्किट और दूसरे सर्किट से कितने परसेंट लिंक किया जा रहा है। मतलब युग्मन का समझ है ना, एक पाइप को दूसरे पाइप से जोड़ना, जिससे बोलते हैं कपलर लेते हैं ना पाइप जोड़ देंगे तुम्हारा, बस वही कहानी है कि प्राइमरी से सेकेंडरी बाइंडिंग यानी प्राइमरी से सेकेंडरी फ्लक्स कितना परसेंट जुड़ रहा है या नहीं जुड़ पा रहा है, कितना लीकेज हो जाता है कितना लीकेज नहीं होता है, वही कोएफिशिएंट द्वारा दिखाया जाता है। ठीक है, तो हमारे लास्ट टॉपिक है आज का कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। तो कपलिंग से कहाँ लीकेज होगा? क्यों? अच्छा आप कपड़ा लेके आए, ठीक है, वो तो पाइप का सेंस है ना, मगर इन दोनों को बाइंडिंग को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया गया था, केवल फ्लक्स है। सोच के देखिए चाहे प्राइमरी बाइंडिंग सेकेंडरी बाइंडिंग है और ये लिखा है कि प्राइमरी सेकेंडरी बाइंडिंग के बीच में जो प्रतिरोध होता है वो अनंत होता है, तो धारा तो बह नहीं रही है, तो एक दूसरे में संपर्क किसके कारण हुआ है, उस फ्लक्स के कारण हुआ। तो वो जो फ्लक्स है उसके लिए कपलर का काम कर रहा है, तो फ्लक्स का यानी कपलर है तो उसको लिंक भी तो करेगा, लीकेज भी तो होगा, बस वही काम है। सही है, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग को के से दिखाते हैं, कैसे या एम से दिखा सकते हैं? के से अरे कैसे नहीं के से दिखाएंगे। ट्रांसफार्मर में कैसे दिखा सकते हैं, एस भी दिखा सकते हैं। वो टर्न रेशियो होता है, ये टर्न रेशियो होता है, टर्न रेशियो कपलिंग में अंतर होता है, के से दिखाते हैं। ठीक है, और फॉर्मूला क्या होता है, के बराबर L1 इंटू L2। तो इंटू है ना, हाँ, इंटू है। मेन पॉइंट का मतलब इंटू नहीं होगा। नहीं इंटू होता है। अच्छा इसमें देखिए कहना क्या चाह रहा है, ये L1 है ये L2 है, अगर इसमें तो फ्लक्स निकल रहा है, देखिए एक धारा बह रही है जो इसमें बह रही है इसमें बह रही है, जब इसमें धारा बह रही है तो खुद का इंडक्टेंस से कराएगा ही कराएगा, यानी इस धारा के अंदर खुद का फ्लक्स निकलेगा ही निकलेगा, इसमें खुद का फ्लक्स निकलेगा ही निकलेगा, मगर इसका फ्लक्स और इसका फ्लक्स एक दूसरे पे प्रभाव भी डालेंगे। सही बात है कि नहीं? अब आप ही सोचिए एक यहाँ तो दो एक पाइप है, यहाँ से भी फटी हुई यहाँ से भी फटी हुई, खुद का पानी अपने ऊपर तो गिर ही रहा है, मगर इसका पानी इस वाले पाइप के ऊपर, इसका पानी इस वाले पाइप के ऊपर भी गिर रहा है, तो वो जो गिर रहा है इसे क्या बोलते हैं हम, एम बोलते हैं, म्यूचुअल। समझ में आया? तो एम ये वाला, L1 L2 ये वाली कहानी है। कोई दिक्कत है? हो गया? के का मान कितना होता है, के की इकाई क्या होती है, क्यों नहीं होती है, क्योंकि नहीं होती तो नहीं होती, नहीं तो नहीं, उसमें क्या बताएं? और पहला क्योंकि ये इंडक्टेंस है ना, म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस है, तो इंडक्टेंस ही ना, तो इंडक्टेंस की इकाई कितनी होती है, हेनरी।
इस वाले इंडक्टेंस की इकाई क्या होगी? है तो इंडक्टेंस ही ना, चाहे तो इंडक्टेंस हो चाहे म्यूचुअल इंडक्टेंस हो, वो तो हेनरी ही ना, इकाई तो हेनरी ही होगी ना। तब इसकी हेनरी तो इसकी भी क्या हो जाएगी? इसकी भी रूट में है ना, तो एच बचा रूट में एच स्क्वायर है, एक एच बाहर आ जाएगा, नो यूनिट, सही है, यानी कोई भी यूनिट लेस होती है। समझ में आया? कोई दिक्कत है? अच्छा, एक सवाल पूछा गया है आपके वायर मैन में पूछा गया था, देखिए जब k का मान 1 हो, k का मान 1 से अधिक हो, k का मान 1 से अधिक हो, k का मान 1 से कम हो, तब क्या होगा? जब k का मान 1 से अधिक हो यानी उसमें बोलते हैं नॉर्मल कपलिंग, उसको बोलते हैं 100% बोलते हैं। और जब ये ज्यादा हो जाएगा, k का मान 1 से अधिक हो जाएगा तो टाइट कपलिंग बोलते हैं। टाइट क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं लूज कपलिंग। ठीक है, लूज कपलिंग। और जो k का मान 0 के बराबर हो जाएगा तो कोई कपलिंग नहीं हुई है, तो बोल देंगे नो कपलिंग। सही है, बोल देंगे नो कपलिंग। हो गया? हो गया? चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज तक पोलरिटी पहचाने